फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा वीडियो है जीन विनिमय और क्रॉसिंग ओवर, जो कि जेनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन हमें कैसे याद करनी है और क्रॉसिंग ओवर कब होता है। जीन विनिमय सामान्यतः कब होता है? अर्धसूत्री विभाजन के टाइम पर, यानी मियोसिस। और अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? जब गैमेट फॉर्मेशन हो, यानी जब युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है, तब मियोसिस जो है होता है। मियोसिस में दो स्टेजेस होती हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड तो माइटोसिस के समान होता है, लेकिन मियोसिस फर्स्ट जो है वो रिडक्शन डिवीजन कहलाता है, क्योंकि गुणसूत्रों की जो संख्या आधी रहती है वो होती है मियोसिस फर्स्ट के दौरान। और मियोसिस फर्स्ट में भी प्रोफेज फर्स्ट जो है वो सबसे लंबी अवस्था होती है, तो प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट सबसे लार्ज अवस्था है, जिसके अंदर 5 उप अवस्थाएं होती हैं। लैप्टोटीन, लैप्टोटीन के बाद में क्या आता है? जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद में पैकाइटीन, पैकाइटीन के बाद में डिप्लोटीन, डिप्लोटीन एंड लास्ट है डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो ये जो स्टेजेस हैं ये है मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट की 5 स्टेजेस। और हम पढ़ रहे हैं क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय। तो जीन विनिमय के लिए हमें इन स्टेजेस के बारे में रिवाइज करना जरूरी है। हम यहाँ पर लेते हैं लैप्टोटीन के टाइम पर जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? उलझे हुए से और लंबे धागे जैसी संरचनाएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। जाइगोटीन अवस्था जो है, इसका नाम जाइगोटीन क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ हमें क्या करना है, इस अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम्स, समजात गुणसूत्र जोड़ा बनाता है। तो समजात गुणसूत्र के पेयरिंग की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कहते हैं सिनेप्सिस। समजात गुणसूत्र के पेयरिंग की जो प्रक्रिया है उस पेयरिंग की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? सिनेप्सिस। और उस जोड़े को कहेंगे बाईवैलेंट, उस जोड़े को क्या कहेंगे? बाईवैलेंट। तो इस तरह से हमें सिनेप्सिस के बारे में और बाईवैलेंट के बारे में पता होना चाहिए। सिनेप्सिस क्या है? समजात गुणसूत्रों के पेयर बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज सिनेप्सिस। और अब वो जोड़ा जो है समजात गुणसूत्र का जोड़ा जो है, जिसमें क्रोमोमियर्स आमने सामने उपस्थित है, अब ये जोड़ा क्या कहलाता है? बाईवैलेंट। क्या कहलाता है? बाईवैलेंट, द्विक। हिंदी में क्या कहेंगे? द्विक। पैकाइटिन अवस्था में क्या होता है? पैकाइटिन अवस्था में हमें पढ़ना है टेट्राड, टेट्राड। और इसी अवस्था में हम पढ़ेंगे कियाज्मा एंड क्रॉसिंग ओवर, कियाज्मा एंड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। कियाज्मा एंड क्रॉसिंग ओवर पैकाइटिन और डिप्लोटिन, कुछ किताबों में डिप्लोटिन में, कुछ किताबों में पैकाइटिन अवस्था में, और कुछ में दोनों का कंबाइंड समझाया जाता है। अब हम लेते हैं टेट्राड क्या है। टेट्रा मतलब क्या होता है? 4। तो पैकाइटिन अवस्था में क्या होता है? ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड होते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम 1 है, लंबवत विभाजन इस तरह से, लेकिन सेंट्रोमियर से जुड़े हुए ही हैं। और इसी तरह से ये दूसरा वाला भी क्या होगा? लंबवत विभाजन, लेकिन सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से अब ये कैसी अपीयरेंस देगा? 2 क्रोमेटिड बन गए इसके, एक के, और 2 क्रोमेटिड बन गए इसके। तो ये किस तरह से है? 4 क्रोमेटिड बन गए, एक सेंट्रोमियर के साथ एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड और दूसरे में भी 2 क्रोमेटिड। तो यहाँ पर क्या हुआ? लॉन्गिट्यूडिनल जो है डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ प्रत्येक क्रोमोसोम का। सेंट्रोमियर जो है विभाजित नहीं हुआ। इसके परिणाम स्वरूप अब ये जो अवस्था है, ये अवस्था कहलाती है टेट्राड अवस्था। क्या कहलाती है? टेट्राड अवस्था, ठीक है। तो हमें ये टेट्राड अवस्था समझ ली। अब उसके बाद हम लेते हैं कि क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन और कियाज्मा क्या है। इसे मैं मिटा देती हूँ क्योंकि यहीं पर हम डायग्राम बनाएंगे इसको, यहाँ पर। अब ये इस तरह की अवस्था हो गई। मैं दूसरे कलर से दूसरा बना दूं ताकि समझने में आसानी होगी। ये इस तरह से होगी टेट्राड अवस्था। ये दोनों क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या है? जो सीक्वेंस इसके ऊपर होगी जीन्स की, वही सीक्वेंस इसके ऊपर भी होगी, ठीक है। अगर इसके ऊपर कैपिटल A B C D है तो ये तो इसका डिवीजन से ही बना है, तो इसके ऊपर भी सेम ही होगा।
और इसके ऊपर होमोलोगस क्रोमोसोम इसके ऊपर मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव, यानी कैपिटल A स्मॉल a या कैपिटल B स्मॉल b या कैपिटल C स्मॉल c या कैपिटल D स्मॉल d, यानी कुल मिलाकर जो जीन सीक्वेंस इस पर है वही जीन सीक्वेंस इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पर भी होती है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम उन्हीं को कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, डेफिनेशन हमें कैसे करनी है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, कौन से क्रोमेटिड्स बोले हैं मैंने, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स और सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, एक सेंट्रोमियर से जुड़े हुए ये जो दो क्रोमेटिड्स हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। इसी तरह से यहाँ इससे जुड़े हुए दोनों क्रोमेटिड्स हैं, ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन इसके क्रोमेटिड दूसरे वाले के क्रोमेटिड के क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये क्रोमेटिड्स क्या करते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। जिस तरह से रस्सी में बल चढ़ता है उस तरह से ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और लूप बना लेते हैं। और अब जहां से ये लूप बनता है, हम समझने के लिए आसानी हो इसलिए हम क्या करते हैं, सिंगल या दो जगह पर जो है कनेक्शन या लूप शो करते हैं। अदरवाइज जितना लंबा गुणसूत्र है उतनी ज्यादा लूप बन सकते हैं। लेकिन जो है समझने में आसानी हो, डायग्राम आसान हो सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक जगह पर ही इसकी कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सामान्यतः ये हमने दिखा दिया और ये इस तरह से, यानी ये वो पॉइंट हमने बता दिया जहां पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस। कौन से वाले क्रॉस करते हुए दिखाने हैं हमें, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड में अगर ये हिस्सा टूटकर इसमें एक्सचेंज हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसकी सीक्वेंस और इसकी सीक्वेंस तो एक ही है, कोई डोमिनेंट या रिसेसिव में फर्क ही नहीं है। लेकिन जो अंतर पड़ेगा वो किसमें पड़ेगा, यदि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जहां पर क्रॉस करते हैं वहां से टूट करके एक्सचेंज होकर के जुड़ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो उस जगह पर टूटते हैं। टूटने के बाद ये सेगमेंट एक्सचेंज होकर के जुड़ता है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। और ये जो पॉइंट है जहां पर ये क्रॉस कर रहे हैं, टच हो रहे हैं, स्पर्श में है, ये पॉइंट कहलाते हैं कियाज्मा। ये पॉइंट क्या कहलाता है, कियाज्मा। ठीक है, अब हम इसका रिजल्ट किस तरह से दिखाएंगे, जब ये अलग अलग होंगे तो ये इस तरह से हो गए। ये इतना हिस्सा तो इसी का ही है, लेकिन इतना हिस्सा होमोलोगस क्रोमोसोम का जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उससे एक्सचेंज हो गया। इसी तरह से ये एक क्रोमेटिड तो सेम है और इसमें ये थोड़ा सा हिस्सा जो है ये इसके होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का यहाँ पर क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया है। अब उसके बाद में जब ये सेपरेट होते हैं, गैमेट में अलग अलग जाएंगे तो 4 गैमेट बनते हैं। एक जर्म सेल से कितने गैमेट बनते हैं, 4। तो अब ये जब 4 गैमेट बनेंगे तो एक गैमेट में ये वाला क्रोमेटिड तो वैसा का वैसा है, कोई परिवर्तन नहीं आया। इसी तरह से यहाँ ये वाले क्रोमेटिड में भी कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी 50% तो वैसे ही है। लेकिन 50% क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट मतलब यहाँ पर ये आधा हिस्सा तो इसका है लेकिन थोड़ा हिस्सा जो है एक्सचेंज वाला है। इसी तरह से यहाँ पर कुछ हिस्सा इसका है और कुछ हिस्सा जो है इसका एक्सचेंज वाला है। तो ये एक्सचेंज हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, इसके कारण वेरिएशन आया, विभिन्नता आई। किसके अंदर, गैमेट में। और गैमेट में विभिन्नता आई है तो ये विभिन्नता जब ये गैमेट जो है दूसरे गैमेट के साथ में फ्यूजन करेगा तो क्या होगा, ये विभिन्नता क्या होगी, वंशागत होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें पढ़ा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन हमें कैसे बतानी है, अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट में पैकाइटिन अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य जीन्स का टूटना या क्रोमेटिड्स का टूटना और टूट करके रिकम्बाइन होना, एक्सचेंज होकर रिकम्बाइन होना क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर। वापस सुन ले, डेफिनेशन में हमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करना है। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में पैकाइटिन अवस्था में, कौन सी अवस्था में, पैकाइटिन अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य जीनों का विनिमय, या हम कह सकते हैं क्रोमेटिड्स का टूट करके रीजॉइन होना
और रिकम्बाइन होना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रॉसिंग ओवर। तो अगर डेफिनेशन आती है क्रॉसिंग ओवर की तो आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए ये डेफिनेशन बनानी है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर समझने के आधार पर हमने केवल एक ही पॉइंट बताया है जहां पर ये स्पर्श कर रहे हैं कि आजमा बन रहा है ना। लेकिन नेचुरल जो तरीका है उसके अंदर कौन से जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनमें कितने लूप बनेंगे, कहां से वो टूटेगा, कहां वो रिकम्बाइन होगा, ये नेचुरल है। ये किसी बाहर के द्वारा नियंत्रित इसमें नहीं किया जाता है। और यही मुख्य कारण है किस चीज का? जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या हम कहें जिनमें गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उनमें वेरिएशन का, विभिन्नता का मुख्य कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्रॉसिंग ओवर के डेफिनेशन को इस तरह से समझाना है। वापस सुन ले। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट में पैकाइटिन अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य जीनों के विनिमय की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। अब हम लेते हैं इसका महत्व क्या है, जो अभी इंपॉर्टेंट जो बताया मैंने। सबसे पहला है वेरिएशन। सबसे पहला क्या है? वेरिएशन, विभिन्नता। यानी जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिनमें गैमेट्स बनेंगे, क्योंकि गैमेट बनने के टाइम की प्रक्रिया है ये, जिनमें गैमेट बनेंगे तो उनके अंदर जो है क्या होगा? वेरिएशन होगा, ठीक है। और विभिन्नता ही मुख्य कारण है या रॉ मटेरियल है उद्विकास का, इवोल्यूशन का। तो पहला पॉइंट हो गया वेरिएशन। सेकेंड पॉइंट क्या है? इवोल्यूशन, क्योंकि विभिन्नता होगी तो ही क्या होगा? उद्विकास होगा। थर्ड पॉइंट क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। यानी क्रॉसिंग ओवर के जो रिजल्ट आते हैं उन रिजल्ट के आधार पर अध्ययन किया जा सकता है कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है और उस पर लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स यानी जीन्स का जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार का है, ये क्रॉसिंग ओवर के परिणाम स्वरूप जो है जाना जा सकता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर यानी क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी जब स्टडी किया जाता है, जैसे ड्रोसोफिला है, लाइफ साइकिल छोटी है, कुछ प्लांट्स हैं जिनमें लाइफ साइकिल छोटी है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम है, तो उनके अंदर फ्रीक्वेंसी जो है क्रॉसिंग ओवर की, ये आराम से इसका पेडिग्री एनालिसिस किया जा सकता है। तो पेडिग्री एनालिसिस करने पर जो फ्रीक्वेंसी है क्रॉसिंग ओवर की, उस फ्रीक्वेंसी के आधार पर आवृत्ति जो है जीन विनिमय की, उसके आधार पर जीन्स की सीक्वेंस का पता लगाया जा सकता है और जीन्स की सीक्वेंस और जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। क्योंकि यहाँ पर जो ये लूपिंग बन रही है, इस लूपिंग में क्या होगा, जो सेंट्रोमियर के एकदम पास में है उनमें लूपिंग नहीं होगी और जो एकदम किनारे पर है उनमें भी लूपिंग की होने की संभावना क्या है? कम है। तो क्या हुआ? बीच का। और जीन्स जितने दूरी पर होंगे उतना ज्यादा जो है उनमें क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना होगी। जितने पास पास होंगे एक साथ वंशावृत्ति की संभावना उनमें होगी, यानी वो लिंक्ड अवस्था में ही रहेंगे, संलग्न अवस्था में रहने की ही संभावना उनमें अधिक होगी। तो जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर की संभावना बढ़ेगी। टर्मिनल पॉइंट के ऊपर और सेंट्रोमियर के पास में जो ये जीन्स हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर की संभावना कम होती है, ठीक है। तो उसके आधार पर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर के आधार पर जीन्स की सीक्वेंस और डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ये पता किया जा सकता है। और इतना पता करने के ऊपर क्रोमोसोमल मैप बनाए जा सकते हैं। जैसे हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर है। वैज्ञानिक इस चीज पर और अध्ययन कर रहे हैं। अभी बहुत सारे जीन्स की सीक्वेंस की कौन से क्रोमोसोम पर है, किस सीक्वेंस पर है, ये फाइंड आउट भी किया गया है और इसको यूज करते हुए कई जो है इसका मेडिकल साइंस में भी इसको प्रयोग में लिया जा रहा है, ताकि किसी बीमारी को, जो आनुवंशिक बीमारी है, उसको हो सके तो जड़ से खत्म किया जा सके, ठीक है। तो क्रोमोसोमल मैप बनाया जा सकता है। इसे रिसर्च फील्ड में काम में ले सकते हैं, मेडिकल साइंस में काम में ले सकते हैं, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं इसके द्वारा। और हाइब्रिड्स जो कि बहुत कॉमन है प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर या छोटे जो जीव जंतु हैं उनके अंदर प्लांट्स के अंदर तो बहुत कॉमन है। कई हाइब्रिड आप सुन रहे हैं, गेहूं में, बाजरा में, फूलों में, फ्लावर्स में, है ना। तो ये जो है फ्रूट्स में ये बहुत कॉमन हो रहा है और एनिमल्स के अंदर भी इसकी जो है एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। जहां तक एथिक्स अलाउ करते हैं वहां पर ये एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, ठीक है। हाइब्रिड गाय, हाइब्रिड मुर्गियां, बकरियां ये डेवलप की जा रही हैं, ठीक है।
तो जिनसे ज्यादा क्या हो सके, उत्पादन प्राप्त हो सके। तो इस तरह से क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन और क्रॉसिंग ओवर का सिग्निफिकेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।